नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का द डिप क्लासेज में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का एनसीईआरटी के अनुसार 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स तीनों के 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय? इससे हम कुछ जोड़ी क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है, और हम लोग इस क्वेश्चन के साथ साथ उसके कुछ कंटेंट भी, थोड़ा सा कंटेंट भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है कि फ्रांसीसी क्रांति, क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। कब हुई? 1789 ईस्वी में हुआ था। इसका कंटेंट यदि हम देखें तो क्या कह रहा है कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार फैले। क्या कह रहा है कि जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उससे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार फैले हुए थे। इस क्रांति ने राजशाही के खिलाफ जनता को जागरूक किया। क्या कह रहा कि जो ये 1789 के फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, यह क्या किया कि राजशाही के खिलाफ जनता को जागरूक किया और राष्ट्रवाद की भावना का जन्म दिया। ये जो 1789 की क्रांति हुई, फ्रांसीसी की क्रांति जो हुआ, यह जनता को राजशाही के खिलाफ जागरूक किया और राष्ट्रवाद की भावना का जन्म दिया। ये रहा हमारा फ्रांसीसी क्रांति। अगला दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है, ला पैट्री का अर्थ क्या है? क्या कह रहा है कि ला पैट्री का अर्थ क्या है? तो ला पैट्री का अर्थ मातृभूमि। क्या है? हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा मातृभूमि। तो इसमें कंटेंट क्या है? फ्रांस में लोगों ने देश को माता के समान मानना शुरू किया। जो ये ला पैट्री जब लाया गया तो फ्रांस के जो लोग थे वह देश को माता के समान मानना शुरू किया। और ला पैट्री का अर्थ मातृभूमि है। ला पैट्री का अर्थ क्या है? मातृभूमि है, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना मजबूत हुई। ये जब ला पैट्री का वहां पे लाया गया तो उन्होंने क्या किया कि फ्रांस के लोगों ने अपने देश को माता के समान मानना शुरू किया और लोगों में देशभक्ति की भावना शुरू हुई इस ला पैट्री से। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है? तीसरा क्वेश्चन है कि नेपोलियन की हार कहाँ हुई? क्या है? नेपोलियन की हार कहाँ हुई? तीसरा क्वेश्चन आपका, नेपोलियन की हार कहाँ हुई? तो नेपोलियन का हार वाटरलू में हुआ। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, और ऑप्शन दिया है वाटरलू, पेरिस, रोम और वियना। तो पहला इसका राइट आंसर क्या होगा? वाटरलू। कंटेंट इसका क्या है कि सन 1815 में, कब वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। इसके बाद उसका शासन समाप्त हो गया और यूरोप में राजशाही फिर से मजबूत हो गई। यूरोप में क्या हुआ? राजशाही फिर से मजबूत हो गया। तो वाटरलू का ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? कौन सा क्वेश्चन है? कह रहा कि जर्मनी का एकीकरण, चौथा क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो ऑप्शन दिया 1848, 1879, सी ऑप्शन है 1919, डी ऑप्शन 1945। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। इसका कंटेंट हम देखें तो 1871 में जो वर्साय के शीश महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई, यह एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। क्या कह रहा है कि जो ये जर्मनी का एकीकरण हुआ वह बिस्मार्क के नेतृत्व में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ वह किसके नेतृत्व में हुआ? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? बिस्मार्क के। किसके नेतृत्व में? बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका,
ब्लड एंड आयरन नीति किसकी थी? क्या है क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन है कि ब्लड एंड आयरन नीति किसकी थी? तो ऑप्शन आपका दिया है मैजिनी, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, नेपोलियन। तो किसका था? ऑप्शन बी सही इसका राइट आंसर है बिस्मार्क। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण भाषणों से नहीं बल्कि युद्ध और शक्ति से होगा। वह बिस्मार्क मानता था कि जो जर्मनी का एकीकरण होगा, जो जर्मनी का एक तरफा होगा एकीकरण होगा, वह भाषणों से नहीं, किसी के भाषण से नहीं बल्कि युद्ध और शक्ति से होगा। किससे होगा? युद्ध और शक्ति से। हम जो जर्मनी का एकीकरण कर सकते हैं अपने युद्ध से, युद्ध को जीत करके, और शक्ति से होगा, हमारे पास कितनी शक्ति है उससे हम जर्मनी का एकीकरण कर सकते हैं। यह बिस्मार्क का मानना था, लेकिन इसलिए उसने इस नीति को अपनाया। कौन सी नीति को? इस नीति को, ब्लड एंड आयरन की नीति को वह बिस्मार्क ने अपनाया था। किसके लिए? और जर्मनी के एकीकरण से, भाषणों से नहीं बल्कि युद्ध और शक्ति से वह जीतना चाहता था, इसलिए वह इस नीति को अपनाया। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है और आपको कंटेंट भी समझाता जा रहा हूं कि आप समझने में कोई दिक्कत ना हो। छठा क्वेश्चन है, यंग इटली, क्या क्वेश्चन है? यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? कौन सा क्वेश्चन है? यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया कैबूर, मैजनी, गैरिबाल्डी और पोप। तो आंसर क्या आपका? मैजनी है। इसका कंटेंट यदि हम देखा तो क्या करा कंटेंट इसका, मैजनी एक क्रांतिकारी नेता था। मैजनी कौन था? मैजनी एक क्रांतिकारी नेता था जिसने युवाओं को राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए यंग इटली संगठन बनाया। क्या कह रहा है? फिर से देखिए, कह रहा कि मैजनी एक क्रांतिकारी नेता था। मैजनी कौन था? मैजनी एक क्रांतिकारी नेता था और यह काम क्या करता था? ये जो युवा होते हैं, जो युवा हैं, उनको राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए यंग इटली संगठन बनाया। किससे? राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए यह यंग इटली संगठन बनाया था। कौन? मैजनी ने। कौन बनाया था? मैजनी ने। ये भी पूछ सकता कि मैजनी कौन था, तो मैजनी एक क्रांतिकारी नेता था। मैजनी कौन था? मैजनी एक क्रांतिकारी नेता था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण, क्या है? इटली के एकीकरण में दक्षिणी क्षेत्र जोड़ने का श्रेय किसे है? क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण में दक्षिणी क्षेत्र जोड़ने का श्रेय किसे है? तो ऑप्शन आपका कैबूर दिया, मैजनी दिया, गैरिबाल्डी दिया, पोप दिया। तो इसका राइट आंसर है गैरिबाल्डी। क्या है? गैरिबाल्डी। कंटेंट इसका यदि हम देखें तो यह क्या कर रहा है? गैरिबाल्डी ने लाल कमीज, क्या कर रहा है? गैरिबाल्डी ने लाल कमीज सैनिकों के साथ युद्ध करके दक्षिणी इटली और सिसिली को इटली में मिला दिया। फिर से देखें तो जो गैरिबाल्डी थे, यह लाल कमीज सैनिकों, केवल लाल कमीज वाले जो भी सैनिक थे, वह उसके साथ युद्ध करके दक्षिणी इटली और सिसिली को इटली में मिला दिया। दक्षिणी इटली और सिसिली को, जो सिसिली शहर था उसको क्या किया? इटली में वह सबको मिला दिया, केवल लाल कमीज सैनिकों के साथ युद्ध करके। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, 1815, क्या है? 1815 के वियना संधि का उद्देश्य क्या है? जो 1815 में वियना संधि हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन दिया है लोकतंत्र फैलाना, राष्ट्रवाद बढ़ाना, राजशाही मजबूत करना, युद्ध शुरू करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? राजशाही को मजबूत कराना इस वियना संधि का उद्देश्य था। तो इस संधि के द्वारा यूरोप में पुरानी राजशाही व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया गया। करा कि जो पुरानी राजशाही व्यवस्था था उसको इस वियना संधि से, जो 1815 में वियना संधि हुआ था, उससे यह क्या किया कि राजशाही व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए यह 1815 के वियना संधि को फिर से लाया गया और उसका उद्देश्य यही था कि राजशाही को मजबूत करना। अगला 9वां क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ? क्या कह रहा है? फ्रैंकफर्ट संसद
का गठन कब हुआ? तो फ्रैंकफर्ट संसद का गठन 1848 में हुआ था। कब हुआ था? 1848 में हुआ था। कंटेंट इसका, 1848 में जर्मनी के प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट में संसद बनाई ताकि जर्मनी को एक राष्ट्र बनाया जा सके। क्या किया जा सके? जर्मनी को एक राष्ट्र बनाया जा सके, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। क्या किया? फिर से देखते हैं कि जो 1848 में जर्मनी के प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट में संसद बनाई। क्या किया? फ्रैंकफर्ट में 1848 में एक संसद बनाई ताकि जर्मनी को एक राष्ट्र क्या किया जा सके? जर्मनी को एक राष्ट्र बनाया जा सके, लेकिन यह प्रयास जो है असफल रहा। जो यह फ्रैंकफर्ट का संसद बनाया गया था, फ्रैंकफर्ट में जो संसद बनाया गया था, यह जर्मनी को एक राष्ट्र बनाया जा सके, इसलिए वह संसद बनाया गया, लेकिन यह जो संसद बनाया गया यह असफल रहा। अगला हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जुल्फिराइन क्या था? क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जुल्फिराइन क्या था? तो ऑप्शन ए सेना, मुद्रा, सीमा शुल्क संघ, पार्टी। तो क्या था? सीमा शुल्क संघ। क्या था? सीमा शुल्क संघ। कंटेंट इसका, यदि जर्मनी के विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए कस्टम यूनियन बनाई गई जिससे आर्थिक एकता बढ़े। क्या कह रहा है? कर कि जर्मनी के विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए, किसके लिए? व्यापार को आसान बनाने के लिए कस्टम यूनियन बनाई गई। क्या बनाई गई? एक संघ बनाया गया, कस्टम यूनियन संघ बनाया गया, जिससे आर्थिक एकता बढ़े, जिससे देश में क्या हो सके कि उसकी आर्थिक एकता बढ़े, इसलिए सीमा शुल्क संघ जो है लाया गया था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद के प्रसार, क्या है? राष्ट्रवाद के प्रसार में भाषा की भूमिका क्या थी? राष्ट्रवाद के प्रसार में भाषा की भूमिका थी जनता को जोड़ना। क्या करना? जनता को एक साथ जोड़ना। एक समान भाषा में लोगों में एकता की भावना पैदा होती है, जिससे राष्ट्रवाद मजबूत होता है। क्या कर? एक समान भाषा में, यदि मान लीजिए जैसे हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो अगर हिंदी वाले लोगों से यदि हम अपनी बात को शेयर करें तो हमारी बात को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए यह कह रहा कि हमारी जो राष्ट्रवाद होगा उससे मजबूत होगा, जो अपनी समान भाषा वाले लोगों से अपनी भावना पैदा होती है। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, यूनान किस साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ? क्या कर रहा कि यूनान किस साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ? तो यूनान जो है ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ। किससे? ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ। कंटेंट इसका देखें, यूनान लंबे समय तक ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। किसके साम्राज्य के अधीन था? ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। संघर्ष के बाद उसने स्वतंत्रता प्राप्त की। फिर से देखा जाए तो कह रहा कि यूनियन किस साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ? तो ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ। ये जो यूनान थी, यह यूनान लंबे समय से वह ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, लेकिन बहुत से संघर्ष के बाद उसने अपनी साम्राज्य की स्वतंत्रता प्राप्त की। किससे? तो ऑटोमन से। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है रोमांटिसिज्म आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो कला संस्कृति से। किससे जुड़ा हुआ? कला संस्कृति। इस आंदोलन में कविता, लोक कथाएं और संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया गया। किससे? कह रहा कि इस आंदोलन में कविता, लोक कथाएं और संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया गया। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, 1848 की क्रांति मुख्यतः किस वर्ग से जुड़ी थी? तो 1848 की जो क्रांति थी वो मध्य वर्ग से जुड़ी थी। किससे? मध्य वर्ग से जुड़ी थी। कंटेंट में आपका देखा तो शिक्षित मध्य वर्ग ने स्वतंत्रता और संविधान की मांग की। क्या कर रहा? शिक्षित मध्य वर्ग ने स्वतंत्रता और संविधान की मांग की, जिससे क्रांति हुई। दूसरा कहा हुई। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब हुई?
जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई? तो ऑप्शन दिया है बर्लिन, वर्साय के शीश महल में, वियना, रोम। तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्साय के शीश महल में। इसका कंटेंट देखें तो 1871 में फ्रांस के वर्साय महल में जर्मनी के सम्राट की घोषणा की गई। क्या करा कि 1871 में फ्रांस के वर्साय महल में जर्मनी के सम्राट की क्या हुई? घोषणा हुई। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप संगठन किसने बनाया? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि यंग यूरोप संगठन किसने बनाया? तो यंग यूरोप संगठन किसने बनाया? मैजनी ने। किसने बनाया? मैजनी ने। तो कंटेंट में देखिए, मैजनी ने यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रवादी विचार फैलाने के लिए यह संगठन बनाया। यंग यूरोप संगठन क्यों बनाया मैजनी ने? तो मैजनी ने इसलिए बनाया कि यूरोप के जितने भी देश हैं, यूरोप में जितने भी देश हैं, वहां पे राष्ट्रवादी कौन सा विचार? राष्ट्रवादी विचार फैलाने के लिए यह संगठन बनाई। कौन सी संगठन? यंग यूरोप संगठन बनाई। किसके लिए? तो राष्ट्रवादी विचार फैलाने के लिए यह संगठन बनाई। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैजनी ने यूरोप के विभिन्न देशों में यंग यूरोप संगठन क्यों बनाया? तो राष्ट्रवादी विचार फैलाने के लिए यह संगठन बनाया। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या है? क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या है? तो राष्ट्रवाद का मुख्य आधार जनता है। क्या है? जनता है। जब जनता अपने देशों को क्या करे? जब जनता अपने देश को अपना समझती है और एकता महसूस करती है, तभी क्या होता है? राष्ट्रवाद मजबूत होता है। क्वेश्चन क्या है? फिर से देखिए इस कंटेंट कि जब जनता अपने देश, किसी भी देश के यदि जनता अपने देश को अपना देश समझती है और वहां पे एक एकता महसूस करती है, यानी कि एक एकता बनाती है, हर एक लोगों में एकता की भावना रखती है, तब वह देश क्या होता है कि तभी वह राष्ट्रवाद क्या होती है? मजबूत होती है। तभी वहां का राष्ट्रवाद क्या होता है? मजबूत होता है। तो यही राष्ट्रवाद का मुख्य आधार है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है कि स्लाव जातियां मुख्यतः किस क्षेत्र में रहती हैं? क्या कह रहा है कि स्लाव जातियां मुख्यतः किस क्षेत्र में रहती हैं? तो ऑप्शन आपका फ्रांस दिया है, जर्मनी दिया है, बाल्कन, इटली। तो राइट आंसर क्या है? बाल्कन है। क्या है? बाल्कन है। तो बाल्कन क्षेत्र में स्लाव जातियों की अधिक संख्या थी। किसकी थी? बाल्कन क्षेत्र में स्लाव जातियों की अधिक संख्या थी और उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की। क्या की? स्वतंत्रता की मांग की। कौन? कि जो स्लाव जातियां था, वहां के जो बाल्कन क्षेत्र थे, वहां पे उनकी संख्या अधिक थी, स्लाव जातियों की संख्या अधिक थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता का मांग की। 90 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन क्या कर कि नेपोलियन के अंतिम बार कहां निर्वासित किया गया? तो निर्वासित मतलब दूसरी जगह पे निवास करना, दूसरी जगह पे भेजा गया। तो ऑप्शन इसका सिसिली, माल्टा, सेंट हेलेना, साइप्रस। तो इसका राइट आंसर क्या? सेंट हेलेना। कंटेंट इसका वाटरलू की हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। वाटरलू की हार के बाद, जो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में, 1815 ईस्वी में जो वाटरलू का युद्ध हुआ था, उसमें जब यह नेपोलियन हार गया तो वह क्या किया? उसको नेपोलियन के सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ये लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की भावना किससे जुड़ी होती है? क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की भावना किससे जुड़ी होती है? तो राष्ट्रवाद की भावना जो है देश प्रेम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? देश प्रेम से जुड़ी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देश प्रेम से। तो ये आपका है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का। और चूंकि जियोग्राफी और हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जियोग्राफी का और सिविक्स का 20 क्वेश्चन इसी तरह से कंटेंट के साथ, कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।